Hey guys, in the first part of this video, we talked about three types of writs, that is habeas corpus, mandamus, and prohibition. In this part of the video, we are going to clear certiorari and quo warranto. तो पहले मैं वो सारे writs लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको आपका भी रिवीजन हो जाए और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर वो वीडियो देख ले उसके बाद आगे का कंटिन्यू करे। तो पहला था habeas corpus, second was mandamus, third prohibition, fourth certiorari, एंड फिफ्थ वो वारंटो। तो ये तीनों तो हमने कवर कर लिए थे। हेबियस कॉर्पस स्टेट और नॉन स्टेट के खिलाफ, मैंडेमस मतलब मैंडेटरी ओनली एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, प्रोहिबिशन क्वासी जुडिशियल बॉडी या जुडिशियल बॉडी के खिलाफ, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टिorari। तो आपकी इसकी स्पेलिंग से ही समझ में आ रहा होगा, सर्टिफाई करना, सर्टिorari मतलब सर्टिफाई करना, सर्टिफाई कर रहा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं टू बी सेट, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो सर्टिorari मतलब कोई ऊपर का कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे रहा है या हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को दे रहा है या हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल को दे रहा है कि भाई हम इस चीज के लिए आपको सर्टिफाई कर रहे हैं। किस चीज के लिए? या तो केस को हमारे पास ट्रांसफर कर दो, जैसे आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट को बोल देता है कि भाई ये जो आपके पास कोर्ट है, ये जो आपके पास केस है वो हमारे पास भेज दो, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल देता है कि भाई जो आपके पास ये केस है वो हमारे पास भेज दो। तो इसके इस चीज के लिए आपको आपके लिए वो सर्टिorari रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ केसेस या किस चीज से रिलेटेड, ये दो केस में इशू होता है, या तो ट्रांसफर ऑफ केसेस या क्वैश द ऑर्डर। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, उसको खत्म करने के लिए ये रिट इशू कर देता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये दो केसेस में सर्टिorari रिट इशू होगा। ठीक है, इसके भी दो केसेस हैं। ये रिट क्यों इशू होता है? ठीक है, या तो जो हाई कोर्ट है उसने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया है, मतलब उतना जुरिस्डिक्शन नहीं था उसका, ठीक है, उसको एक्सीड करके उसने कुछ ऑर्डर दिया है जुरिस्डिक्शन के केस में, या एरर बाय लॉ, या कोई कानून में ही गलती हो गई हो। ठीक है, एरर, एरर बाय लॉ। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है सर्टिorari के बारे में। ठीक है, इसका एक बार हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑर्डरिंग देम ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि भाई जो आपके पास जो केस है वो हमारे पास ट्रांसफर कर दो, उस केस में सर्टिorari रिट इशू होता है टू इटसेल्फ, और क्वेश द ऑर्डर इन अ केस। ठीक है, या केस जो केस है उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो उस ऑर्डर को क्वेश करने के लिए, खत्म करने के लिए ये इशू हो सकता है। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के केस में होगा, या एरर ऑफ लॉ, लॉ में अगर कुछ एरर हो गया है तो उस केस में होगा। इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स बट आल्सो क्योर फ्रॉम मिस्टेक इन द जुडिशरी। आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लो आप। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो रिट्स के बारे में ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में, और भी जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो अब उससे थोड़ा हायर लेवल का ही आएगा, तो ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस चीज को आप देख लो एक बार कि 1991 से पहले ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ इशू होता था। ठीक है, इससे प्रोहिबिशन था, प्रोहिबिट करना, तो वो भी क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी के खिलाफ यूज होता था। तो सर्टिorari है वो भी क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी के खिलाफ यूज होता है, होता था। बट 1991 के बाद, 1991 आपको याद रखना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी यूज हो सकता है अगर इंडिविजुअल की राइट्स की बात आए तो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। 1991 का पीरियड आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगर प्रीलिम्स में आएगा तो इसी से स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैंने बताया था, प्राइवेट प्राइवेट बंदे के पास तो इशू हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही रिट है, वो है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेनी है। सर्टिorari समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। सर्टिorari मतलब सर्टिफाई करना, या टू बी इन्फॉर्म, टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म। इस केस में जैसे ट्रांसफर ऑफ केसेस को ट्रांसफर करने को लेकर सर्टिorari इशू कर दिया, या ऑर्डर क्वेश करने के लिए इशू कर दिया। ठीक है, क्यों होता है ये? अगर जुरिस्डिक्शन एक्सीड हो गई हो, ठीक है, या जुरिस्डिक्शन नहीं हो किसी कोर्ट की और वो उसे एक्सीड कर रहा हो, ठीक है, ऑर्डर सुना रहा हो उसको एक्सीड करके, या कुछ लॉ में कुछ गलती हुई हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए। 1991 से पहले सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए ये रिट इशू होता था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए भी इशू होने लग गया।
अभी भी अगर किसी को डाउट हो सर्चोररी में तो पीछे फिर से बैक करके एक बार मेरी वीडियो देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमने 4 कवर कर लिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। तो हेबियस कॉर्पस कर लिया, मैंडेमस कर लिया, थर्ड प्रोहिबिशन कर लिया, फोर्थ सर्चोररी कर लिया, एंड फिफ्थ क्वो वारंटो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? क्वो वारंटो। ठीक है, तो क्वो वारंटो से आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे मतलब आपको समझ में क्या आ रहा है भाई? क्वो वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से, मतलब इसको लिख लो साइड में, किस अथॉरिटी से। ठीक है, मतलब कोर्ट पूछ रहा है किसी से, भाई आपने किस अथॉरिटी से कर दिया ये। ठीक है, मतलब आपने करा कैसे ये क्वो वारंटो। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया, मतलब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया, ये आपको याद रहेगा ना कि क्वो वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से। ठीक है, अब ये किस केस में यूज होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यूज दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office। ठीक है, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, वो उस अथॉरिटी या उस पोस्ट पे बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, उस पब्लिक ऑफिस है। जैसे आप आईएएस नहीं हो, ठीक है, मतलब आप फिर भी जाके आईएएस ऑफिस में बैठते हो और आप सारा काम करते हो, तो आप कैसे बैठ सकते हो? आप बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब ये वाला उस केस में वो वारंटो इशू कराया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कि भाई किस अथॉरिटी से आप बैठ गए, मतलब आपको तो वहाँ बैठना नहीं है, तो आप किस अथॉरिटी से आपने ये ऑर्डर इशू कर दिया, आपकी तो वो अथॉरिटी नहीं है। उस केस में वो वारंटो इशू होगा। ठीक है, मतलब किसी बंदे की वो अथॉरिटी नहीं हो, उस अथॉरिटी में उस अथॉरिटी का वो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका वो काम नहीं है पर वो काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में वो वारंटो इशू होगा। तो इसका एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं हम लोग फिर से कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यूज दिस रिट्स टू प्रिवेंट इलीगल असर्प्शन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया कि भाई कोई बंदा एलिजिबल नहीं है उस अथॉरिटी में बैठने के लिए और फिर भी वो अथॉरिटी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। क्वो वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड। कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वहां पे कोई ऐसा बंदा बैठ जाता है जो उसके लिए एलिजिबल ही ना हो, तो फिर उस केस में ये इशू हो सकता है ये वाला रेट। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस। प्राइवेट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही रेट है भाई, वो आपको याद कर लेना है, हेबियस कॉर्पस, यही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Warranto is used to restrain a person from acting in a public office to which he she is not entitled। ठीक है, तो एक काम करो, इसको भूल जाओ, सिर्फ आप इतना याद कर लो कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो पब्लिक ऑफिस में बैठने की कोशिश कर रहा है या अथॉरिटी को यूज करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन ऑफ 62 ईयर, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड टू फिल अ पब्लिक ऑफिस वेयर एज द रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स। ठीक है, जैसे कोई पब्लिक ऑफिस है, उसका रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स का है। ठीक है, वो 62 ईयर्स की उम्र में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, ठीक है, समझ लो उसकी रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर्स। ठीक है, और वो भाई 70 ईयर्स में जज बन के बैठा है, वो तो ऐसे बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो भाई तो गलत है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस केस में कोवरेंटो इशू होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतना हम लोग अभी तक समझ चुके हैं रिट्स के बारे में। रिट्स कब इशू होता है? जब फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है। ठीक है, तो एक तो आर्टिकल 32 के तहत इशू होता है, एक होता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। इतनी बात आपको कल समझ में आ गई थी, मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गई थी। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, जो रिट है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकते हैं, और कोई आप चाहो कि लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल इशू कर दे तो वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इसकी जुरिस्डिक्शन की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट, जैसे आपको कोई फंडामेंटल राइट है 12 से लेके 32 तक, ठीक है, ध्यान रख लो 12 से लेके 32 तक आपको कोई सा भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और हाई कोर्ट में भी सेम है, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, प्लस ऑर्डिनरी इश्यूज के लिए भी जा सकते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट आपको वायलेट हो रहा है तभी जा रहे हो हाई कोर्ट। ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो हुई मतलब वो ज्यादा वाइड है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में कर सकता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी इशू होता है उस केस में भी रिट इशू कर देता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी है। तो पूछेगा कि हाई कोर्ट की पावर ज्यादा वाइड है कि सुप्रीम कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की पावर ज्यादा वाइड है। ठीक है, बट ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इशू करता है तो ऑल ओवर इंडिया के लिए करता है। ठीक है, और ये है
वो सिर्फ जिस टेरिटरी मतलब महाराष्ट्र के हो, जहाँ के हो आप, गुजरात के हो, कहीं के भी हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, तो वो वहाँ का अगर हाई कोर्ट इश्यू करेगा तो उस टेरिटरी के लिए ही होगा, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरी इंडिया के टेरिटरी के लिए हो गया और हाई कोर्ट तो सिर्फ अपनी स्टेट के लिए हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वाइड किसकी है पावर? वाइड है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस रिट्स में। ये है रिट्स के लिए भाई। पर्पस टू ओनली एनफोर्स फंडामेंटल राइट, जो मैंने आपको बताया, ये क्या है? फंडामेंटल राइट भी हो या कोई अदर पर्पस हो, ठीक है? तो इस चीज के लिए हो सकता है। अगेंस्ट अ पर्सन गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है? ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली, मतलब जिस स्टेट का है उसी स्टेट में होना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट। ये तो आर्टिकल 32, हाँ, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू द रिट्स। मतलब ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वो आपकी पावर को वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपने रिट्स इशू करवाने गए और उस केस में रिट्स इशू होना चाहिए पर वो रिफ्यूज कर दे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत उसको पावर मिल रही है, ठीक है? आपके पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर दे रहा है, ठीक है? और जो आर्टिकल 32 है ये फंडामेंटल राइट है भाई, ये तो अपने आप में फंडामेंटल राइट है, तो इसको तो आप मना ही नहीं कर सकते। और जो हाई कोर्ट है उसको पावर मिलती है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है? आर्टिकल 226 के तहत। और ये भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा ना कि हाई कोर्ट मना भी कर सकता है रेट इशू करने को, ठीक है? जरूरी नहीं कि इसको रेट इशू करना ही पड़ेगा, तो हाई कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि भाई हाई कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं, तो सब लोग लगा के आएंगे कि नहीं कर सकता, बट भाई वो गलत है। जो हाई कोर्ट है वो रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, रेट्स इशू करने को। तो आपको ध्यान रख लेनी है। और बस आपको जितने भी मेन टॉपिक था, मतलब जो रेट से रिलेटेड जो मेन चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए थी, वो सब आप समझ चुके हैं, ठीक है? इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो रिट्स है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करता है, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है, बट और कोई दूसरा कोर्ट भी इशू कर सकता है अगर उसे पार्लियामेंट की परमिशन मिल जाए तो, ठीक है? और पार्लियामेंट किस आर्टिकल के तहत परमिशन देगा? वो भी आर्टिकल 32 के तहत ही परमिशन देगा। मतलब आर्टिकल 32 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट ऑथराइज करे तो कोई दूसरा कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी आर्टिकल 32 में ही आता है, ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल 32 के तहत भाई पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी अदर दूसरे कोर्ट्स को भी ऑथराइज कर सकता है रिट्स इशू करने के लिए, तो ये सही होगा, ठीक है? ज्यादातर बंदे लगा के आएंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं था आर्टिकल 32 में, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और फैक्ट आप याद कर लो, एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट याद कर लो, ये भी याद कर लो कि 1950 से पहले क्या था? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, सिर्फ ये 3 हाई कोर्ट्स के पास पावर थी रिट्स इशू करने की। मेरा पेन थोड़ा लैग कर रहा है गाइस, उसके लिए माफ करना। तो ये ध्यान रख लो कि 1950 से पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के पास सिर्फ बॉम्बे के हाई कोर्ट्स के पास सिर्फ पावर थी रिट्स इशू करने की, और किसी भी कोर्ट के पास पावर नहीं थी। तो बस इतना सा टॉपिक है, काफी इजी था। मैंने 5 रिट्स आपको समझा दिए हैं काफी अच्छी तरीके से। तो इस चीज को एक बार फिर से देख लेना जिसने नहीं देखी, और जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके पहले देख ले, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।